हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सेशन 2017 है, 2018 में इसका एग्जाम हुआ है। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को भी हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये है सेट नंबर 36 एमबी पब्लिकेशन से। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन आप सभी जानते हैं, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह दिए गए हैं। तो हम लोग जो है ईयर वाइज करके जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल पीटी, एसएससी सीएचएसएल पीटी, एसएससी सीपीओ पीटी, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस। ठीक, इन सभी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको जिस ईयर का भी देखना है सॉल्यूशन, आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। ठीक, तो 2018 भी हम लोग कर रहे हैं, 2016 और 2019 हो चुका है। इसके बाद हम लोग तुरंत जो है 2020 के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपका सीएचएसएल और सीजीएल का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अप्रैल और मई मंथ में। तो उन दोनों एग्जाम्स के लिए हम लोग 2020 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सीएचएसएल पीटी, सीजीएल पीटी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सभी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करके जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, सारे लेसन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हम एकदम पूरे डिटेल में आपको समझाते हैं हर एक क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन बिना समझे नहीं जाना है। ओके, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिए जहाँ पर समझ में ना आए, जहाँ पे आप लेसन देख रहे हैं कुछ भी समझ में ना आए या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, उसके एक पार्ट में एरर हो सकता है, तो वही आपको अपने आंसर के रूप में चूज़ करना है। अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाएंगे नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ऑन फुट यानी कि पैदल, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सीखा है कि जब भी पैदल जाने के सेंस में हो बात तो हम लोग ऑन फुट का यूज़ करते हैं, बाई फुट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन फुट है, कोई दिक्कत नहीं। ही वेंट देयर बाय द कार, अब यहाँ पर जो दिक्कत है वो सी वाले पार्ट में है। यहाँ पर जो बाई द कार का यूज़ हुआ है यहाँ पर ये गलत है, द का जो यूज़ है ये गलत है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पर जब भी जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। जब भी दिया गया रहे, जब भी आपको दिया रहे बाई साइकिल, बाई कार, बाई शिप, ठीक है, जब भी इस तरह के वर्ड्स दिए रहें तो आप इनके साथ द का यूज़ ना करें। तो ऑप्शन सी में आपको एरर है, यहाँ पे द को रिमूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सी असेंडेंट टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7। यहाँ पर देखिए सी असेंडेंट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में है। टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7 यानी कि 7 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठ गई। तो देखिए गद्दी पर बैठना, मंत्री बनना, राजा बनना या फिर क्यून रानी बनना। ठीक है, तो असेंड द थ्रोन का मतलब होता है कि राजा बनना या फिर रानी बनना। ठीक है, राजा या रानी बनना किसी राज्य का, देश का। तो यहाँ पर जो ये टू का यूज़ है ये सुपरफ्लुअस है, यानी कि इसका जो है यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ असेंड द थ्रोन का मतलब होता है राजा या फिर रानी बनना। ठीक है, तो ये जो टू का यूज़ हुआ है, जो प्रीपोजिशन यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है, ये यहाँ पर इसका यूज़ गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टू को रिमूव करेंगे, ऑप्शन बी में आपका एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। नेहाज मदर वाज अनॉयड विथ, यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखिए कि अनॉय के साथ क्या प्रीपोजिशन लगा, विथ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि आपको जो है कभी कभी क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाता है, या फिर अगर यहाँ पर ये ध्यान दे रहे हैं तो कहीं पर इसी चैप्टर में या फिर आगे के चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके साथ एनवाई के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ये आपको फिल करना होगा आगे। ठीक है, कोई और आगे लेसन में। तो इस तरह से जो है अगर आप ऐसी चीज़ों को ध्यान देते चलेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहाज मदर वाज एनवाइड विथ, यानी कि नेहा की जो मदर थी वो उससे क्रोधित थी, गुस्सा थी, एज सी कुड नॉट फिल इन द ब्लैंक हर एग्जामिनेशन। ऑप्शन देखते हैं। गेट ऑफ, गेट ऑफ मतलब क्या होता है, स्केप ऑफ पनिशमेंट, यानी किसी दंड से जो है आप भाग गए, स्केप हो गए, गायब हो गए। ठीक, बच गए। गेट ऑन, गेट ऑन मतलब क्या होता है, जीवन या फिर पेशा में आगे बढ़ना। ठीक, गेट अपॉन इसका मतलब क्या होता है, एन अनफेवरेबल अगेंस्ट समथिंग, यानी कि आपने जो है कोई
अनफेवरेबल सिचुएशन किसी के सामने रख दी है, ठीक है। और गेट थ्रू मतलब क्या होता है, गेट थ्रू मतलब होता है कि आपने जो है कोई डिफिकल्ट चीज़ या फिर कोई डिफिकल्ट ऐसा वस्तु या चीज़ जो भी आप कहिए, ठीक है, उसमें जो है आप पार पाना, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, गेट थ्रू मतलब होता है टू पास अ डिफिकल्ट और टेस्टिंग एक्सपीरियंस और पीरियड, यानी कि आप जो है मतलब जो भी आपका समय है वो आपके लिए डिफिकल्ट है, आप उससे किस प्रकार से निकलते हैं या न निकलते हैं आपके हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है कि निहाज मदर जो है वो गुस्सा थी उससे, क्योंकि वह जो है उस एग्जामिनेशन से गेट थ्रू नहीं हो पाई थी, यानी कि उस ये इस डिफिकल्ट सिचुएशन यानी फिर इस डिफिकल्ट एग्जाम में पास नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर जो है इसलिए उसकी माँ गुस्सा थी, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, आई शैल फिल द ब्लैंक हर इफ सी अपोलोजाइजेस टू मी फॉर हर मिसबिहेवियर, अपोलोजाइजेस टू मी फॉर हर मिसबिहेवियर, यानी कि गलत व्यवहार के कारण जो है मैं जो उसने किया है अगर उस वह जो है उसके लिए मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसे क्या करूँगा, क्षमा कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। ऑप्शंस देखते हैं। पार्डन, पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, तो ये जो पार्डन होता है इसका मतलब होता है कि आपने किसी को क्षमा किया, ठीक, आपने जो है किसी को क्षमा किया। फॉरगिव यानी कि माफ़ कर देना, ठीक है, यानी कि अगर कोई गलती किया और वो आकर जो है खुद से जो है आपको अपोलोजाइज करें तो आप यूज करें फॉरगिव का। दोनों का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक, दोनों का मतलब क्या होता है क्षमा करना, लेकिन पार्डन का मतलब होता है कि आप खुद से उसे क्षमा करें, और एक होता है कि कोई गलती किया और आपसे वो अपोलोजाइज करे यानी कि मुझे आप क्षमा कर दें तो आप फॉरगिव का यूज करें। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि वहां पर जो बात हो रहा है कि आई शैल फॉरगिव हर, यानी कि मैं उसे माफ कर दूंगा अगर वो खुद आती है अपोलोजाइज करने कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पनिश यानी कि सजा देना, रेप्रीमेंड यानी कि डांटना, रेप्रीमेंड बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 यहाँ पे आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम पर्यायवाची शब्द बताना है अपने आंसर के रूप में। इवुलियंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साही, क्या होता है उत्साही, प्रसन्नचित। ऑप्शंस देखते हैं। डिसाइडफुल यानी कि जो धोखेबाज हो, धोखेबाजी करता हो। इनसिंसियरिटी यानी कि निष्ठताहीन, यानी कि जो अच्छे से न रहता हो, सिंसियरिटी उसमें न दिखता हो, ठीक है, यानी कि निष्ठाहीन हो। इंथुआस्टिक यानी कि उत्साही, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिजुडाइस यानी कि होता है पक्षपात करना, यानी कि वहां पर कोई व्यक्ति जो है आपके साथ पक्षपात कर रहा है, किसी और का साइड ले रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रुक्लेंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रचंड, क्या होता है प्रचंड, या फिर लड़ाकू, क्या होता है लड़ाकू, उग्र, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। फेरोसियस, फेरोसियस मतलब होता है लड़ाकू, उग्र, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। लग्जरियस यानी कि शान शौकत, लूसियस यानी कि स्वाद रसीला, और डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 पे। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है यानी कि एंटोनिम। निगार्डली, निगार्डली मतलब होता है कंजूसी से, यानी कि कृपणता पूर्वक, आपने जो है बहुत ही कम मात्रा में किया, कंजूसी पूर्वक किया। ऑप्शंस देखते हैं। मिंगी यानी कि कंजूस, तो ये तो देखिए सिनोनिम हो गया इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। इनएफिशिएंट यानी कि अक्षम, मतलब कि जो सक्षम का उल्टा हो गया अक्षम, यानी कि जो सक्षम न हो, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट। जेनेरस यानी कि उदार, दानी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। एक है कंजूस और एक है दानी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी एंटोनिम के रूप में। सिंफुल यानी कि पापी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिसिडेंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो मतभेद रखता हो आपसे, क्या हो मतभेद, आपके अपोज करता हो हमेशा। ऑप्शन देखते हैं। एलिनिएटेड यानी कि अलग थलग हो जाना, अलग हो जाना। इकोनोक्लास्ट यानी कि ये वो आपको प्रीवियस 2 या 3 दिन के पहले वाले लेसन में आया था, इसका मतलब होता है प्रतिमा भंजक, यानी कि जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। डिविजिव यानी कि बांटने वाला, और ऑर्थोडॉक्स यानी कि परंपरा का पालन करने वाला, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 10 पे। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। बियर द पाम इसका मतलब होता है टू बी द विनर, क्या होता है टू बी द विनर। ऑप्शंस देखते हैं। टू फेस द कंसिक्वेंसेज यानी कि स्थिति का सामना करना, परिस्थिति का सामना करना, कंसिक्वेंसेज यानी कि परिस्थिति। टू मीट डेथ यानी कि मौत का सामना करना। टू बी एबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर यानी कि भविष्य का भविष्यवाणी करना। टू विन यानी कि जीतना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक है, यानी कि कोई नोटोरियस पर्सन है, यानी कि जो कुख्यात पर्सन है, ठीक है, या जो कोई बदनाम व्यक्ति है, उसके अच्छे काम के लिए आप उसको क्या देते हैं, उसका क्रेडिट देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई नोटोरियस पर्सन है फिर भी उसने कोई बहुत ही अच्छा काम कर दिया, ठीक है,
तो आपने जो है क्या किया, उसको उसका क्रेडिट जरूर दिया, चाहे वो कितना ही कुख्यात हो, बदनाम हो, लेकिन आपने उसका क्रेडिट दिया। तो चलिए इसका ये अर्थ हुआ। ऑप्शंस देखते हैं। टू पनिश द रॉन्ग पर्सन, ये गलत व्यक्ति को आपने सजा दे दिया। टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, यानी कि कुख्यात पर्सन को आपने उसका जो है क्रेडिट दिया, तो ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल, यानी कि डेविल के रास्ते में खड़ा होना, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 to 12, यहाँ पर आपको इंप्रूव करना है ब्रैकेट वाले पार्ट में, अगर आपको लगता है तो गिवन ऑप्शन से करें इंप्रूव, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट रीडिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन एपियर्ड देन देयर वाज अ रश ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट और प्री बुकिंग द सेम। यहाँ देखिए नो सूनर के साथ देन का यूज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है कि नो सूनर, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक। तो इस अगर आपको ये रूल याद है तो आप इस फॉर्म में जाएंगे, तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ये इट मीन्स ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में ये है नहीं, तो अपने ऑप्शंस को देखिए। यहाँ पर देखिए डिड का यहाँ पर यूज़ है नहीं, यहाँ पर डिड का यूज़ है, तो एक ऑप्शन बी तो हुआ, और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर नो सुनर इस तरह से आया ही नहीं है, और ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी वाले ऑप्शन के साथ, क्योंकि नो सुनर उसके बाद आपको डिड का यूज़ करना होता है, ठीक है, ये हमारा रूल है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द इक्विपमेंट इज एडेप्टेड टू कॉटन इंडस्ट्रीज। एडेप्ट मतलब क्या होता है, अनुकूल बना देना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसका जो यूज़ हुआ है ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। तो देखिए अगर हम एडॉप्ट फॉर यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है इसको, इसका मतलब होता है किसी वस्तु को बदलना ताकि बदली हुई परिस्थिति में उसका उपयोग हो सके, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु जो है उसका जो है हम चेंज कर देते हैं उसमें, ताकि जो है हम इसका उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर जो द इक्विपमेंट यानी कि जो सामान है, इक्विपमेंट मतलब कि जो सामग्री है, इज अडेप्टेड फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज, यानी कि यहाँ से बदल कर उसे कहा गया कॉटन इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पर जो है उसका उपयोग है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, यानी कि जो जहाज में सामान चढ़ाता और उतारता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्टेविडोर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देखें तो ट्रांसग्रेसर, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसग्रेसर मतलब होता है उत्क्रमण करने वाला, यानी कि जो अचानक से इन कर जाता है, मतलब जो है कहीं पर भी घुस जाता है, ठीक है, आक्रमण कर देता है। तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट। लैपिडिस्ट मतलब कि जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, यानी कि जो महंगे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनकी कारीगरी करने वाला। और रेटिसेंट यानी कि अल्पभाषी, यानी कि जो कम बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14, बिलीव और ओपिनियन कंट्रोडिक्ट व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि मान लीजिए कि सभी लोग मानते हैं कि वह राम है, ठीक, लेकिन यह व्यक्ति, मतलब जो इस तरह जो क्वेश्चन में दिया गया है इसका मतलब यह है कि यह राम है, यह सभी मानते हैं, ठीक, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इस तरह का व्यक्ति, वो इसका हमेशा अपोज करता है कि नहीं ये राम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर यही मतलब हुआ कि जनरली जो एक्सेप्टेड है वह व्यक्ति उसका हमेशा विरोध करता है। ऑप्शन देखते हैं। इनवोकेशन मतलब कि वंदना करना, ठीक है। इनकॉग्निटो यानी कि गुप्त रूप से, छिपाकर, भेष बदलकर काम करना। हेयरसी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विधर्म, ठीक है, यानी कि जो हमेशा बताया जा रहा है वह उसका जो है हमेशा विपरीत ही बोलता है, यानी कि विरुद्ध बोलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हेयरसी। और ऑप्शन डी आपका है मर्सिनरी, यानी कि मर्सिनरी मतलब हो गया जो कंजूस होता है, ठीक है, लोभी होता है, और या फिर इसका मतलब होता है किराए का, क्या होता है, किराए का, या फिर लोभी भी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 to 16, यहाँ पे आपको रॉन्ग स्पेल को चूज करना है अपने आंसर के रूप में। ऑप्शंस देखते हैं। टुमारो यानी कि आने वाला कल, एलिमिनेट, ये आपका करेक्ट स्पेल है। ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका OCCURENCE, ठीक है। तो ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस यहाँ पर, सॉरी आपको जो है यहाँ पे डबल आर करना होगा क्योंकि सिंगल आर, हाँ। ऑक्यूरेंस मतलब हो गया आपका घटना, क्या हो गया, ऑक्यूरेंस यानी घटना। टेम्परेचर यानी कि तापमान। प्रेफरेबल मतलब क्या होता है, बेहतर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्रेफरेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे आप SSC CGL का फॉर्म फिलअप किए, PT आपका हो गया, मेंस हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा, ठीक, कि आप पहला पोस्ट कौन सा चाहते हैं। तो यहाँ पर यही प्रेफरेबल हो गया कि बेहतर आप कौन चाहते हैं, सबसे पहले आप वही फिल करिए, ठीक। तो जिनका जिस हिसाब से मार्क्स, आप उस तरह से अपने पोस्ट को जरूर फिल करिएगा। अगर 620-30 के आसपास अगर आपका मार्क्स है तो आप जरूर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर ये एक्सटर्नल अफेयर्स एक्साइज इंस्पेक्टर, ये जरूर पोस्ट भरिएगा, ये अच्छे पोस्ट हैं, मतलब एक बढ़िया पोस्ट है ये, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। रिसीडिंग,
रिसीडिंग का जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका RECEDING, यानी कि डबल ई की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिंगल ई यहाँ पर होगा। रिसीड मतलब होता है पीछे घटना, कम होना, ठीक है, पीछे घटना, कम होते जाना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सिमेट्री मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान, ये कल भी आया था। पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज, और रिहर्सल यानी कि पूर्वाभ्यास करना, यानी कि आपने जो है पहले से अभ्यास कर लिया है, रिहर्सल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो चारों सेंटेंसेस को पढ़िए, उसमें से एक सब्जेक्ट निकालिए। ये आप कब कर पाइएगा सब्जेक्ट वाला काम? जब आप इस पर ज़्यादा जो है मेहनत करिएगा। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आप इसमें बेहतर होते चलिएगा। सीजीएल मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम इसको अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है रूरल लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में बात होगा, ठीक है। क्या? रूरल लाइफ, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जीवन है उनमें जो परेशानियां आती हैं उनके बारे में बात होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इस के साथ सेंटेंस जो है शुरू होगा, हैविंग डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि रूरल लाइफ के जो लाइफ का जो प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। यानी कि इस से हमारा अगर सेंटेंस शुरू होगा तो आप देखिए आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ये कब आप कर पाएंगे? आपका समय कब बचेगा? जब आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। हम वहाँ पर लेसन अपलोड करने के बाद ही जो है वहाँ पर लेसन का जो है PDF शेयर कर देते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो है फरवरी के 3rd वीक में IB का जिन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, IB का। तो इसके लिए जो है हम अलग से आपको करेंट अफेयर्स का PDF प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है इम्पॉर्टेंट आइटम्स एंड OWS के भी जो है वहाँ पर PDF आपको शेयर किए जा रहे हैं। इवन जो है आप द MPTS अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल हमारा है उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा IB के नाम से एक प्लेलिस्ट। आप उसमें जितने लेसन्स हैं सारे लेसन्स को देख लीजिए, उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है IB के एग्ज़ाम में, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर उन लेसन्स को देख लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। आई सा हिम लिविंग द मूवी थिएटर। आई सा हिम, सबसे पहले हम इस पार्ट को देखेंगे, ठीक। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। यानी कि अब जब हम इसे चेंज करेंगे सिर्फ इतने पार्ट को तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाई, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर जो है बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद जो है बाकी आगे वाला पार्ट है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको किस में दिख रहा है, अब उसके साथ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही वाज सीन है और यहाँ पर ही हैड सीन है। ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट क्योंकि वाज वेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन ए आपका बच रहा है, ठीक। ही वॉज सीन टू बी लिविंग द मूवी थिएटर, ही वॉज सीन लिविंग द मूवी थिएटर बाई मी, ठीक है। यानी कि मेरे द्वारा यहाँ पर देखा गया था कि वह मूवी थिएटर छोड़कर, मतलब कि मूवी थिएटर से बाहर आ रहा था। तो किसके द्वारा यहाँ पर आपको दर्शाना होगा, इसलिए जो है हम यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट गर्ल्स। तो यहाँ पर देखिए जो प्रिंसिपल ने कहा कि लड़कियों शांत रहो, ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा, मतलब किस तरह का जो ये सेंटेंस है आपको बोध हो रहा है इस सेंटेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या बोला कि लड़कियों शांत रहो, यानी कि उन्होंने न कमांड किया न सिंपली बोला, ठीक है, ना उन्हें पुकारा, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, अर्ज किया कि जो है लड़कियां कृपया करके शांत रहें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। कल भी हम लोगों ने किया था अपोलोजाइज या फिर शायद थैंक करके था, तो वहाँ पर भी जो है हम लोगों ने ये किया था कि थैंक करके हम लोगों ने बनाया था इनडायरेक्ट स्पीच में, और यहाँ पर हम लोगों ने है अर्ज करके ये बनाया है, ठीक। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके हिसाब से भी आप अपने आंसर को डायरेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको दिक्कत है नारेशन के किसी भी प्रकार में तो द एमपीटीएस अकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर आप सर्च करेंगे नारेशन, ठीक। तो वहाँ पे आपको इस नाम से एक PDF मिलेगा नारेशन से,
तो आप उस PDF को पढ़ लीजिए, उसमें सारे अच्छे से आपको बताए गए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर फिर भी आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा कमेंट, या फिर जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम चैनल में, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 21 to 25 पे। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है और इसे कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। मॉडर्न मैन इज इम्प्रिजन्ड बाई हिज टाइम टेबल एंड रूटीन। जो मॉडर्न मैन है, जो यानी कि जो आज के आधुनिक लोग हैं, जो जैसे हम लोग आधुनिक लोग हो गए, इज इम्प्रिजन्ड बाई यानी कि हम लोग कैद हैं अपने टाइम टेबल और रूटीन के अनुसार। जो नियमित कार्यक्रम है, जो हमारा टाइम टेबल है, उसके अनुसार हम लोग कैद हो गए हैं। हिज लाइफ इज ऑल केयर्स एंड विजडम। उसकी जो पूरी जिंदगी है वो ध्यान यानी कि सावधानी पूर्वक रहने का और बुद्धिमान से चलने का है, बुद्धिमता से। ठीक, ही डज नॉट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। उसके पास जो है कुछ और करने के लिए समय नहीं है, बट लेकिन ही ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन फॉर उसके बाद जो है मेकिंग मनी, यानी कि उसके पास कुछ और काम करने के लिए तो समय नहीं है, लेकिन उसके जो ड्यूटीज़ हैं यानी कि कर्तव्य हैं, या फिर जो उसका ड्यूटी है, और जो ऑक्यूपेशन यानी कि उसका जो व्यवसाय है फॉर मेकिंग मनी, यानी कि वह जो है पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए अपना ड्यूटी करता है, ऑक्यूपेशन अपना चला रहा है। ठीक, मेन इन ऑल एरियाज, जो लोग हैं इन सभी एरियाज में, मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज, यानी कि वो क्या हो गए हैं, इसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। प्रोन टू दिस डिजीज यानी कि इस प्रवृत्ति में घुल जाना। सभी लोग जो हैं इस प्रवृत्ति में, किस प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, तो मेकिंग मनी के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस प्रवृत्ति में आ गए हैं। एंड इंडीड, और वास्तव में, वी इन इंडिया मे नॉट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाई इट, मे बी मतलब भारत में जो है हम लोग इस बात से जो है मतलब इस प्रवृत्ति के नहीं हुए हैं, टू द एक्सटेंट दैट पीपुल इन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन, यानी कि भारत में जो है इस प्रवृत्ति के जितने लोग नहीं हुए हैं जितना वेस्टर्न कंट्रीज में हो चुके हैं इस प्रवृत्ति के। ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है कि भारत में इस प्रवृत्ति के लोग कम हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ ज़्यादा है। वो जो है मेकिंग मनी यानी कि पैसे कमाने की प्रवृत्ति में ज़्यादा है, भारत में ये संख्या जो है थोड़ी कम है इनके मुकाबले। ठीक है, ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। और ये हुआ डिटेल में सेट नंबर 36 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जिनका IB का एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स आइटम्स के जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस के भी वहाँ पर जो है आपको PDF शेयर किए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर उन लेसन्स को देखते रहिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।